बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे इस सीरीज़ में, इन वीडियो सीरीज़ में हम लोग फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक, जो कि इस साल इंट्रोड्यूस की गई है, खैबर पख्तूनख्वा बुक बोर्ड की जो किताब है, हम इस किताब के तमाम टॉपिक्स पर यहाँ पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो इस किताब का जो सबसे पहला सेक्शन है या टॉपिक है, वो है फिज़िक्स एंड इट्स स्कोप। फिज़िक्स दरअसल ज़रूरी क्यों है? तो फिज़िक्स ज़रूरी इसलिए है कि फ़िज़िक्स ही की मदद से या फ़िज़िक्स ही की वजह से हम लोग इस कायनात के राज़ों को और इसकी गहराइयों को समझ सकते हैं। अगर मैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बताऊं तो 9th क्लास में आप लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी and their mutual relationship. आप लोगों ने 9th क्लास में यही डेफिनेशन याद की थी और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग अभी तक इसी डेफिनेशन ही का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन इस डेफिनेशन के साथ 9th क्लास ही की किताब में एक और लाइन भी लिखी गई थी, जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। मैं अगर बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट ना करूं इस चीज़ को, और मैं इस चीज़ को, फिज़िक्स को इस तरह से कहूँगा कि मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को अगर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, उनको समझना चाह रहा हूँ, तो साइंस की एक ब्रांच यानी फिज़िक्स ही मेरे काम आएगी। यानी मेरी नेचर में या कुदरत में जो कुछ भी हो रहा है, उन तमाम फिनोमिना को समझने के लिए फिज़िक्स पढ़नी ज़रूरी है। क्योंकि फिजिक्स में हम लोग अगर इब्तिदा करें तो हम एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे। हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे और हम इस हद तक जाएंगे कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन किन डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है। हम एक तरफ तो हमारे पास एक कितना छोटा लेवल है कि हम सब एटॉमिक चीजों को स्टडी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास पूरी यूनिवर्स। तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि मैं फिजिक्स में यूनिवर्स को स्टडी करता हूं, लेकिन इस लेवल पर जाके कि इस यूनिवर्स में एक छोटे से एटम का क्या रोल है। और इसी वजह से या इसी चीज को बयान करते हुए मैंने फिजिक्स के 3 फ्रंटियर्स बनाए, और फिजिक्स के 3 फ्रंटियर्स को अगर मैं यहां पे लिखूं तो वो होंगे एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, और दरमियान में आ जाएगी मिडल साइज्ड। तो फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल में मैं पढ़ रहा हूँगा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक। मेनली मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करता हूं फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल में। फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में मैं प्लैनेट्स को स्टडी कर रहा हूं। अब आप यहीं पे देखें कि मेरे एक एक्सट्रीम पर एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और दूसरे एक्सट्रीम पर प्लैनेट्स हैं। तो मेरे पास ये फिजिक्स या एक ब्रांच साइंस की ये कितनी डाइवर्स होगी। और अब इन दोनों के बीच में, यानी एक एटम से लेकर प्लैनेट तक जितने भी साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको मैं फिजिक्स ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स में पढ़ूंगा।
तो यहाँ से हमें ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि फिज़िक्स मेरे पास एक इतनी डाइवर्स साइंस है, और इसको समझने के लिए या हम लोगों का एक जो नज़रिया है कि हम किसी भी साइंस को या किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस को इतना जामे अल्फाज में बयान करें कि एक इक्वेशन तमाम साइंस को डिफाइन कर रही हो। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए, और हमें इसी के लिए साथ मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स साथ साथ चलेंगी, क्योंकि हम लोग अभी आगे देखेंगे कि मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरी है फिज़िक्स को डिफाइन करने के लिए। अब हम लोग अगर साइंस को डिफाइन करें तो साइंस की डेफिनेशन आप सब लोगों को याद होगी कि साइंस is the knowledge gained through observations, experimentations and calculations। मेरे दो अल्फाज इन पर ज़रा गौर कीजिएगा, observations, calculations and experimentations। अच्छा जी, अभी हमारा सेक्शन 1.2 स्टार्ट हमने किया है, जो कि है सिस्टम इंटरनेशनल या SI यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस और कैलकुलेशंस, तो इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है, कोई भी क्वांटिटीज या मिकदारें। जैसे कि अगर हम इस चीज़ को फर्ज कर लें कि किसी एक शख्स ने मापा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान का जो फासला है, ये डिस्टेंस उसने कहा कुछ भी हो, और उसने उसको फीट्स में डिफाइन किया। उसने कुछ भी फासला बताया और कहा कि ये फासला इतने फीट्स है। अब हम लोग उस ज़माने की बात कर रहे हैं जबकि हमारे पास इतनी एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के लोगों से इतनी अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थे। अब इस इलाके में फीट का मतलब था कि आपके एक कदम का फासला। जब आप कदम चल रहे हैं तो आप जब एक कदम में जितना फासला तय करेंगे उसको फीट कहेंगे। अब ये शख्स एक दूसरे मुल्क में अपनी इस डिस्कवरी को बताने के लिए गया कि मैंने ज़मीन और सूरज का फासला नापा है जिस भी ज़रिए से, और वो इतने फीट है। अब दूसरा जो इलाका, जिस इलाके में ये बताने गया, हम सपोज कर लेते हैं दूसरे इलाके में गया, यहाँ पे फीट का तस्वुर ही नहीं था। यहाँ पर ये लोग तो मीटर्स यूज करते थे। अभी इसी तरह से है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप उर्दू बोलते हैं और आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पे हम अगर फर्ज कर लें कि आप फ्रांस चले जाएं या आप जर्मनी चले जाएं, अब वहां के लोगों को आपकी बात समझ नहीं आएगी और आपको उनकी समझ नहीं आएगी, तो आप अपनी बात उनको नहीं समझा सकते जब तक आप दोनों के दरमियान या आप दोनों को एक ऐसी जबान ना आती हो जो कि आप दोनों के बीच में मुश्तरक हो। है नहीं, अगर आप फ्रांस जाएं और आपको इंग्लिश भी आती है और किसी फ्रांसीसी बाशिंदे को भी इंग्लिश आती है तो आप अपनी बात उसे समझा सकेंगे। लेकिन ऐसे केस में जबकि एक शख्स फीट्स में मैयर कर रहा है और दूसरे इलाके के लोग मीटर्स यूज करते हैं और फीट्स और मीटर्स दोनों का इनको नहीं पता, लाइक जो फीट्स यूज करते हैं उनको मीटर का नहीं पता या जो मीटर यूज करते हैं उनको फीट्स का नहीं पता, तो ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी थी ये खाली इस एक छोटे से इलाके के लिए महदूद होकर रह गई और बाकी दुनिया अब इससे फायदा नहीं उठा सकती। ऐसा ही दीगर मामलात में, तिजारत में भी ऐसा ही था कि एक मुल्क में पाउंड इस्तेमाल किए जाते थे, एक मुल्क में किलोग्राम इस्तेमाल किया जाता था। तो अब जब वो ताजिर या दो बैनुल अक़वामी तिजारत की ज़रूरत पड़ी तो अब ताजिर ये कंफ्यूज हो गए कि अब वो किलोग्राम में नापेंगे या पाउंड्स में नापेंगे। तो इन तमाम मसाइल की वजह से हमें ज़रूरत पड़ी एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, जैसे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल ज़बान की जो कि इंग्लिश है, ऐसे ही हमें ज़रूरत पड़ी एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की।
जो कि हमारा सिस्टम इंटरनेशनल है और जिसके लिए कुछ डेफिनेशंस कुछ यूनिट्स की मुकर्रर कर दी गई और अब उन तमाम दुनिया में इन्हीं सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में हम लोगों ने 3 तरह के यूनिट्स डिफाइन किए। हमारे पास है बेस यूनिट्स, हम बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को ही बेस यूनिट्स कह रहे हैं, और डिराइव्ड यूनिट्स। और फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री आएंगे, लेकिन उनको हम फिर इन दोनों के बाद देखेंगे। बेस यूनिट्स हमारे पास वो बुनियादी मिकदारें हैं जो कि हम इसको अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में कहूँ, हमारे माहौल में, हमारे इस कुदरती माहौल में पहले से मौजूद हैं और जो कि किसी और मिकदार के मिलने से नहीं बने। जैसे लंबाई है, आप कोई भी अगर चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं, आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो आप एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ जब जा रहे हैं तो इन दो नुक्तों के दरमियान का फासला या लंबाई, ये एक बुनियादी मिकदार है। ये हमारे पास बुनियादी मिकदार लेंथ है। इसको क्योंकि मैंने ये शुरू में कहा था, हम फिजिक्स में रियाजी बहुत ज़्यादा, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह फिजिक्स में भी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अब इक्वेशंस में मैं लेंथ इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिख सकता, तो इसी आसानी के लिए मैंने इसको एक सिंबल एल दे दिया। अब जहां पे भी मैं किसी मसावात में या किसी भी इक्वेशन में एल यूज करूंगा तो उससे मुराद होगी लेंथ। अब लेंथ को नापने के लिए मीटर यूनिट्स तो बहुत सारे थे, जैसे फुट हो गया, मीटर, किलोमीटर, मील या गज। लेकिन साइंसदानों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हम लोग लेंथ को मीटर्स में नापा करेंगे और इस मीटर के लिए इन्होंने यूनिट एम दे दिया। तो अब ये इत्तेफाक जब इस चीज पर हो गया, तो अब पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होगी तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत इन यूनिट्स में कन्वर्ट करके पब्लिश किया जाएगा। तो अब पूरी दुनिया को इस मीटर का मतलब पता है, तो वो रिसर्च या वो जो भी तहकीक की गई होगी वो पूरी दुनिया के लिए मुफीद होगी। लेंथ के बाद हमारे पास एक और बुनियादी मिकदार मैस के लिए हम लोग एम यूज करेंगे और इसका यूनिट है किलोग्राम। और ये 1 किलोग्राम, ये किलो का हमें पता है कि ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है 1000 या 10 पावर 3, तो ये 1000 ग्राम के बराबर है और इसको मैं केजी लिखता हूं। इसी तरह हमारे पास टाइम यानी वक्त, जिसको मैं टी से जाहिर करता हूं और इसका यूनिट 1 सेकंड है, जिसको मैं एस से जाहिर करता हूं। इसी तरह मेरे पास एक और मिकदार करंट है, करंट यानी बरकी रो, और इसको मैं जाहिर करता हूं आई से और इसका यूनिट मैंने एम्पेयर रख दिया। इनमें से बाद ऐसी मिकदारें हैं जो कि आपने शायद अभी तक इस्तेमाल ना की हो या आप इस किताब में भी शायद इस्तेमाल ना करें, लेकिन इन 7 बेस क्वांटिटीज को एक दफ़ा से याद कर लेना या ज़हन नशीन कर लेना आपके लिए कारामद साबित होगा, आपके लिए बाद में आसानी होगी। टेम्परेचर के लिए हम केल्विन स्केल यूज करते हैं, इसके लिए कैपिटल टी है, टाइम के लिए स्मॉल टी और टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी। इसका जो यूनिट है वो केल्विन है और इसके लिए मैं के का सिंबल यूज करता हूं। इसी तरह अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस यानी किसी भी शय की मिकदार, इसको मैं जाहिर करता हूं एन से और इसको मैं मोल से जाहिर करूंगा। मोल के बारे में आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ रहे होंगे साथ साथ, लेकिन हम मोल को थर्मोडायनेमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जब हम गैसेस की बात करेंगे। या ल्यूमिनस इंटेंसिटी है या लाइट इंटेंसिटी मैं इसको कह सकता हूँ।
आपकी किताब में ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, मैं इसको आसान अल्फाज में इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लाइट इंटेंसिटी, जिसको मैं जाहिर करता हूं I से N, और इसका यूनिट मेरे पास है कैंडेला। कैंडेला भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, और इसको मैं जाहिर करूंगा CT से। ये तो हमारे पास बुनियादी मिकदारें होगी। जिस तरह आपके पास प्राइमरी कलर्स हैं, 4 रंग हैं आपके पास, जिनको मिलाकर आप बाकी तमाम रंग बनाते हैं, इसी तरह से मेरे पास ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, और इन क्वांटिटीज को मिलाकर मैं मजीद क्वांटिटीज बना सकता हूं, और उन क्वांटिटीज को मैं फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम दूंगा। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो हम लोगों को पता है, मैं यहां पे मिसाल ही के साथ इब्तिदा करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा स्पीड की। मुझे पता है कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए मैं डिस्टेंस, जो अभी हमने यहां बात की थी कि दो नुकात के दरमियान का फासला या डिस्टेंस, ये बराबर होगा इस लेंथ के, तो इसके लिए मैं लेंथ या L यूज कर सकता हूं। और टाइम के लिए मुझे पता है कि ये T है, यानी स्पीड S बराबर है L/T। और इस S स्पीड के लिए मैं V का सिंबल भी यूज करता हूं, तो अब ये मेरी मसावात कुछ यूं बन जाएगी, ये इक्वेशन V = L/T। अब इस लेंथ को दरअसल जब मैं डिस्टेंस कहूंगा, यानी ये लेंथ और डिस्टेंस ये दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन मैंने इन दोनों के लिए नाम अलग अलग रखे हैं। जैसे लेंथ को मैं L से जाहिर करता हूं और D को मैं S से जाहिर करता हूं, लेकिन इन दोनों का यूनिट एक ही है जो कि सेकंड है, यानी सॉरी, इन दोनों का यूनिट एक ही है जो कि मीटर है, क्योंकि ये दोनों लंबाइयां हैं। तो इसी तरह अब मैं यहां पे वेलोसिटी S/T भी लिख सकता हूं। अब यानी ये V S/T से मैं S/VT लिख सकता हूं, और ये आपकी मशहूर ज़माना वेलोसिटी या डिस्टेंस की इक्वेशन है। और अब आप यहां पर एक चीज ये नोट करें कि दो मिकदारें, मैं अगर इसको आपकी किताब से थोड़ा सा मुख्तलिफ होके इस तरह से लेकर चलूं, तो मेरे पास स्पीड बराबर है दो बेस क्वांटिटीज यानी लेंथ और टाइम, इन दोनों को डिवाइड करने से। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आपके पास जितनी भी हैं वो इसी तरह से बनेंगी, दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मिलकर आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाती जाएंगी, और आप फिर जितनी भी क्वांटिटीज बनाना चाहें आप इन 7 क्वांटिटीज को मिलाकर बना सकते हैं। एक और निशानी में अगर आपको बता दूं, आपने बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स देखे होंगे, इनमें एक ही यूनिट होगा, यानी मैस लेंथ का मीटर, मैस का किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल या सेंडेला। लेकिन अगर आप स्पीड का यूनिट देखें तो इसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में हमेशा एक से ज्यादा बेस यूनिट्स मौजूद होंगे। तो आपके पास अब बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज में फर्क करना बहुत आसान है कि जब भी किसी क्वांटिटी में एक बेस यूनिट होगा तो वो बेस क्वांटिटी होगी, और जब भी एक से ज्यादा बेस यूनिट्स होंगे तो फिर वो क्वांटिटी आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। अब इसमें डिफरेंट मिसालें और भी हैं, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम और एक्सेलरेशन। मैं इन मिसालों के फॉर्मूलों की तरफ इसलिए नहीं आ रहा कि अभी तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन या इस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। लेकिन जब हम इन अगले सबक में
चैप्टर में जब हम मोशन की बात करेंगे और हम एक्सेलरेशन और इस वेलोसिटी को पढ़ेंगे तो फिर ये मेरा आपसे वादा है कि हम तफसील के साथ इनकी यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप बस इन यूनिट्स का एक तारुफ रखें कि इन यूनिट्स को किस तरह से और कैसे इस्तेमाल किया जाए। कुछ हमारे पास यूनिट्स ऐसे बच गए जो कि ना तो बेस यूनिट्स बन रहे थे और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स बन रहे थे। तो साइंसदानों ने यह फैसला किया कि हम इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह देते हैं, यानी ये कुछ अलहदा से यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हम इनको क्लासीफाई नहीं कर पाए कि आया ये बेस यूनिट्स हैं या डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इनमें जो सबसे पहला यूनिट है वो है हमारे पास रेडियन। अगर आप कोई भी सर्कल बनाएं जैसा कि ये, और इस सर्कल का इसके दरमियान से किनारे तक का फासला, इसको मैं रेडियस कहूंगा। इसी सर्कल के दो रेडियाई के दरमियान एक खास थीटा एंगल बनेगा और ये एंगल थीटा 1 रेडियन के बराबर होगा, यानी मैं यूं कहूंगा दिस थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन इफ एंड ओनली इफ द लेंथ ऑफ दिस आर्क, इसको अगर मैं s का नाम दे दूं, इज इक्वल टू r। यानी मैं दो रेडियाई के दरमियान में एक आर्क बनाऊं और ऐसी आर्क बनाऊं कि इस आर्क की लंबाई इस आर्क के बराबर हो। दोबारा गौर से सुनिएगा, इस आर्क की लंबाई इस r रेडियस के बराबर हो, तो ऐसे दो रेडियाई के दरमियान में बनने वाला थीटा 1 रेडियन कहलाएगा। ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल एंगल है, और हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर इस आर्क की लंबाई इन दो रेडियाई या इस रेडियस के बराबर है, इस या इस रेडियस, क्योंकि रेडियस बराबर हैं सारे, तो उन दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। अब यहीं पे एक छोटी सी मैं आपको इस चीज को वाज़ेह करने के लिए, अब एक रेडियस अगर हम सपोज करें ये वाला लिया और दूसरा रेडियस हम ये वाला लें, तो अब जो इन दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है ये 1 रेडियन के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि r तो इतनी बड़ी है और ये रेडियस छोटा सा। तो इस चीज का आप हमेशा गौर कीजिएगा कि 1 रेडियन एंगल तभी कहलाएगा जब उस आर्क की लंबाई इस रेडियस r के बराबर होगी। अब मुझे पता है कि एक सर्कल यहां से लेके यहां तक मुकम्मल 360 डिग्री का होता है, यानी मेरे एक सर्कल में टोटल 360 डिग्रीज एंगल होता है, और इन्हीं 360 डिग्रीज एंगल को अगर मैं बराबर लिखूं तो ये 2 पाई रेडियंस के बराबर होगा। अब यहां से आप 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा ये भी निकाल सकते हैं, और 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होगा आप ये भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं भी यहां पे करता हूं, मैं इसको मैं डिग्री के निशान की बजाय मैं डिग्री लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब मुझे अगर रेडियन की कीमत मालूम करनी है तो मैं दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दूं, यानी 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन। तो अब यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर है। या इसी तरह आप यूं भी कर सकते हैं इसी इक्वेशन से कि आप यूं लिखें 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियंस, यानी 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा।
अब ये हमारे पास एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस कैसे आया, इसके लिए आपकी किताब में बहुत सादा सा लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल का सर्कमफेरेंस, यानी अगर मैं ये सपोज करूं कि एक रेडियस इस आर की वजह से एक आर्क बनी जो कि इस पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर आर्क है, तो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को मैं 2 पाई आर से जाहिर कर सकता हूं, और उस वक्त बनने वाला थीटा बराबर होगा इस आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रेडियस, या रेडियस के यानी आर के। तो इस वक्त जो मेरा थीटा बनेगा वो होगा 2 पाई रेडियंस। यानी अगर मेरा पूरा सर्कल, उसके जो दायरा है गोलाई को मैं एक आर्क कंसिडर करूं और सर्कल का रेडियस आर हो, तो तब मेरे पास 2 पाई रेडियंस एंगल बनेगा। और मैंने इसी 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री के बराबर करके यहां से 1 डिग्री और 1 रेडियन की कीमत निकाल दी। ये जो हमने केस पढ़ा रेडियन का, ये तो था उस वक्त जब मेरे पास एक सर्कल हो। अब अगर मेरे पास एक सर्कल की बजाय एक स्फेयर हो, स्फेयर को आप यूं कह लें कि एक फुटबॉल या एक गुब्बारा जो कि बिल्कुल गोल हो, तो उसमें भी ऐसे ही रेडियस के साथ एक एरिया बनेगा। अब ये बात आप गौर कीजिएगा, जब हमारे पास 2D प्लेन में कोई चीज बनी होगी तो हम लेंथ्स की बात करेंगे, जब हम 3D में आएंगे तो हम एरियाज की बात करेंगे और वॉल्यूम्स की। अब हम बात करते हैं स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन में यानी मेरे पास कोई भी एक स्फेयर है और 2 रेडियाई इस सर्कल के कुछ यूं हैं कि इसकी सरफेस पर एक इस तरह का पैच नुमा वॉल्यूम बना रहे हैं। इसकी अगर मैं आपको मिसाल देने की कोशिश करूं तो आप सपोज करें ये एक गेंद है और इस गेंद पर कुछ भी ये एक गेंद है और इस गेंद पर जैसे मैंने अपने हाथ पर एक दायरा बनाया है, तो इस तरह का एक स्फेयर बना दिया जाए या एक गोल दायरा बना दिया जाए, तो इसका जो एरिया होगा इस गोल दायरे का, ये बनेगा इसके अंदर की तरफ मौजूद एंगल्स की वजह से। और वो जो 2 एंगल्स हैं और जिस तरह हमने रेडियंस के लिए डिफाइन किया था, मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, बीच में थोड़ी थोड़ी रुकावट आ रही है क्योंकि पहली दफ़ा है और हमारे पास अभी वो एडिटिंग के लिए टूल्स नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करेंगे। हम लोग ये देखें, हमने रेडियंस के लिए ये डिफाइन किया था कि हमारे पास 2 रेडियाई के बीच में बनने वाला थीटा 1 रेडियन के बराबर होगा जब एक बनने वाली आर्क इस रेडियस की लंबाई के बराबर होगी। स्टीरेडियन में आप देखें कि अब इसमें एक एरिया बन रहा है और मैं ये कहता हूं कि ये एरिया जब बराबर होगा आर स्क्वायर के, तो तब इन 2 रेडियाई के बीच में बनने वाला एंगल, इसको मैं स्टीरेडियन कहूंगा। ये एंगल 1 स्टीरेडियन होगा when एरिया, ये एरिया ऑफ द सरफेस जो इस पर बन रही है, ये बराबर होगा आर स्क्वायर के। अब दोबारा से हम वैसी ही एक मिसाल ले लें कि मैंने एंगल्स को कुछ इस तरह से सब्सटेंड किया कि जो मेरा पूरे का पूरा स्फीयर है वो एक एरिया बन गया। तो उस सूरत में मेरे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सरफेस जो कि अभी हमारे पास एक स्फीयर है, ये बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर के, और आर स्क्वायर से जब ये डिवाइड होगा तो ये मेरे पास 4 पाई बन जाएगा। यानी एक पूरे स्फीयर में
4 पाई स्टीरेडियंस मौजूद होते हैं। यानी 1 स्फीयर is equal to 4 pi radians। तो यहां तक हम लोगों का बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स का और फिर डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को, चूंकि हमने यूनिट्स की मदद ही से जाहिर करना है, तो फिर हम लोगों को यूनिट्स को समझना भी जरूरी है। और यहां तक हम लोगों ने तीनों तरह के यूनिट्स यानी बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स समझ लिए। बेस और डिराइव्ड यूनिट्स तो आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पहली